सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम लोग का यूनिट 9 होगा। ठीक है, यूनिट 9 होगा अपना। जो एक्चुअल जो सिलेबस है CSV2 का, उसमें यूनिट 9 और CSV2 का कौन सा सिलेबस, डिप्लोमा का जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 9 है फिक्स बीम, उसको मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिक्स बीम होता क्या है। ठीक है, तो फिक्स बीम एक ऐसा बीम होता है फिक्स बीम एक ऐसा बीम होगा जिसके दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट होंगे। तो ये रहा एक एंड, और ये अगर मैं दूसरा एंड मानूं तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो एक एंड मान लो, ये एक एंड है ए है और ये दूसरा एंड बी है। अब फिक्स सपोर्ट होता है उसका जो डेजिग्नेशन या उसको कैसे दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो सपोर्ट है वो क्या है, ये है फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पे भी जो है वो भी क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स बीम किसको बोलेंगे, तो फिक्स बीम उस बीम को बोलेंगे जिसमें दोनों ही सपोर्ट क्या हो, कैसा टाइप का होगा, फिक्स सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे बोथ एंड ऑफ द सपोर्ट्स आर बोथ एंड्स ऑफ द सपोर्ट्स आर ऑफ फिक्स्ड टाइप, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा पे इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने आएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक मैं ऐसा बीम बना लेता हूँ, इसको थोड़ा इस बार बड़ा बनाएंगे। चलो, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लोडिंग लगी होगी तो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितना आएगा। मान लो इसमें ये नोड है ए, ये नोड है बी, इसमें नंबर ऑफ अननोन एक तो ये आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, ये ए एक्स बोल देता हूँ मैं इसको। दूसरा आ जाएगा ए वाई, और तीसरा यहाँ मोमेंट आएगा, ये मान लो एम ए बोल देता हूँ इसको। ठीक है, बी पॉइंट पे एक ये बी एक्स आएगा, ये एक बी वाई आएगा। ठीक है, और एक ये एम बी आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो नंबर ऑफ अननोन्स, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अननोन्स लिखेंगे तो कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, ए एक्स है, ए वाई है, एम ए है, उसके बाद क्या है, बी एक्स है, बी वाई है, और एम बी है। अब देखिएगा यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल क्या क्या होंगी, एक होगा समेशन एफ एक्स ज़ीरो, एक होगा समेशन एफ वाई ज़ीरो, एक होगा समेशन एम जेड ज़ीरो। तो ये टोटल हो गई 3। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन 6 है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल जो हैं वो 3 है। ठीक है, तो अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि नंबर ऑफ अननोन बराबर अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा तो इक्वेशन नहीं, देन
unknowns can be evaluated या बोलना चाहिए ठीक है, the unknowns can be evaluated by the use of equations of equilibrium। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर बराबर होंगे तो इसका ये मतलब है कि जो हम लोग अननोन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि कैंटिलीवर, जैसे कि ये कैंटिलीवर के केस में था। कैंटिलीवर के केस में ये कैंटिलीवर के केस में कैसा था कि ये अगर देखें तो यहाँ पे 3 अननोन रहते थे। ठीक है, 3 अननोन थे और 3 इक्वेशन थे, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, अब अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम में देखेंगे, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन रहता है और यहाँ पे 3 रिएक्शन, तो 3 अननोन यहाँ भी आ जाता है और 3 इक्वेशन यहाँ भी आ जाता है। ये भी सॉल्व हो जाता है सिर्फ और सिर्फ किससे, ये जो है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमारा सॉल्व हो जाता है। पर अगर हम लोग फिक्स बीम की बात करें, अगर मैं फिक्स बीम की बात करूँ तो नंबर ऑफ जो अननोन होता है, वो 6 है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं वो 3 है। ठीक है, सो हियर यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को कुछ एडिशनल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन जब सेम होगा तभी जो है अननोन उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हियर वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन जस्ट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के हम लोग जो भी ये स्ट्रक्चर है उसका जो अननोन रिएक्शन है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ऐसे रिएक्शन को ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, और जितना एडिशनल हम लोग को इक्वेशन बनाना होगा इसको पूरे अननोन्स को सॉल्व करने के लिए, वो कितने होंगे, 6 माइनस 3 जो कि होगा 3। तो ये जो 3 है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो 6 माइनस, ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो 3 अननोन जो हो और 3 हम लोग को एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इसमें डिग्री ऑफ जो 3 एडिशनल इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। चलिए अब अगर हम लोग वर्टिकल लोडिंग की बात करें, मान लीजिए इसमें कोई W वर्टिकल लोडिंग लगा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लगा हुआ है, तो ये एक रिएक्शन आएगा, ये एक रिएक्शन आएगा, एक मोमेंट आएगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन, ऐसा कुछ ऐसा अभी हम लोग को नहीं पता। ठीक है, तो जो वर्टिकल लोडिंग ही होगी सिर्फ इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग का जो समेशन Fx0 जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है समेशन Fx0 मतलब कि x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो 0, तो वो तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल
कोई भी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि समेशन एफ एक्स जीरो अपने को कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग एक्स वाला फोर्स डिलीट कर दे तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना है। तो अगर एक्स फोर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ अननोन जो है वो हो जाते हैं 4 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल वो हो जाएगी दो में से एक होगा समेशन एफ आई ज़ीरो और एक होगा समेशन एम जेड ज़ीरो। तो अब जब हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2। तो मतलब हम लोग को 2 एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा कंपैरिजन जो भी हम लोग पहले पढ़े हैं उससे। तो देखिएगा ये मान लो ये फिक्स बीम है एक, और ये मान लो एक कैसी बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बना ली। अब इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कैसे रहता है देखो आप, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कुछ इस तरह से होगा और इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो इस तरह से होगा। अगर ये जो फिक्स बीम है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप लोग बताइएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एक अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें मैं एडिशनल मोमेंट लगा दिया तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा था। अगर मैं इसी में अगर मैं मोमेंट एम ए और एम बी लगा दूंगा तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कैसा हो जाएगा, देखिए आप, इसका डिफ्लेक्टेड शेप यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो आया है वो क्या है, ये मोमेंट के कारण आया है एम ए एम बी, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल रहा है यहाँ से, ये मैं मान लो ये जो पहले डिफ्लेक्शन था ये किसका था, सिंपली सपोर्टेड का, और ये मान लो डिफ्लेक्शन था फिक्स बीम का, फिक्स डेल्टा एफ बोल देते हैं फिक्स बीम के लिए, और ये डेल्टा सिंपली सपोर्टेड। तो पहले मान लो ये अगर 100 होगा, मान लो ऐसे 100 होगा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जब एक्सटर्नली यहाँ पे जब मोमेंट अप्लाई कर देंगे तो ये जो डेल्टा एफ है, मतलब डेल्टा एफ है वो कुछ कम ही हो जाएगा, मतलब 100 से मान लो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा ऑफ फिक्स बीम जो है वो कम आएगा डेल्टा ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अगर आप लोग पूछेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम ज़्यादा अच्छा है कि फिक्स बीम ज़्यादा अच्छा है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फिक्स बीम ज़्यादा अच्छा है ना। पर एक चीज़ क्या है, फिक्स बीम को हम लोग क्या डायरेक्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग को इसके लिए एडिशनल कंपैटिबिलिटी कंडीशन हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है ना। और उस कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस के द्वारा ही हम लोग जो है एडिशनल इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये तो पहला था, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने लोड W लगा दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया होगा कुछ इस तरह से, मान लो A है B है। अब आप W लगाए थे तब क्या था, इसका डिफ्लेक्शन
डेल्टा 1 था, मतलब मान लो डेल्टा था, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग W चेंज करेंगे, जैसे जैसे W इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा भी बढ़ेगा, है ना। W इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा भी बढ़ेगा, मतलब जो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा, एक पोर्शन होगा बीम में, वो उसका जो डेल्टा होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलो कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इस W पे हम लोग का इनफाइनाइट रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे हिंज की तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो पहले हिंज था ही, यहाँ पे हिंज था ही, और यहाँ पे एक ऐसा, इसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। ये इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डीप में है और इंजीनियरिंग वाले ही पढ़ते हैं इसको। इंजीनियरिंग में प्लास्टिक एनालिसिस करके एक यूनिट है, तो वहाँ पे पढ़ा जाता है, और आपको फिक्स बीम समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग फिक्स बीम की बात नहीं कर रहे, अभी देखो सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है कि मैंने एक मान लो पॉइंट लोड लगाया, जैसे जैसे ये पॉइंट लोड मैं बढ़ाते जाऊँगा तो ये स्ट्रक्चर जो क्या होगा वो डिफ्लेक्ट करते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान के चलो ऐसा हो जाएगा कि ये जो एक हिंज में क्या होता है, हिंज में क्या होता है कि आप लोड दोगे तो ये इनफाइनाइट रोटेट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप से कुछ फिनोमेना यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ हो जाएगा। तो ये जो लोड पे, जिस लोड पे प्लास्टिक इंफॉर्मेशन हुआ है उस लोड को बोलते हैं कोलैप्स लोड, और ये कुछ एरिया जहाँ पे इनफाइनाइट रोटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। तो ये हो गया प्लास्टिक हिंज, और यहाँ पे ये जो W है यहाँ पे बोलेंगे कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड, ठीक है। अब देखो, अब वहीं अगर मैं फिक्स बीम की बात करूँ, अगर मैं फिक्स बीम की बात करूँ, तो मान लो यहाँ पे W लोड लग रहा है, अब ये बीम फिक्स है, ठीक है। अब ये बीम फिक्स, यहाँ W लोड लग रहा है। अब इसका जो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप। अब होगा क्या यहाँ पे भी जब आप W बढ़ाओगे तो डेल्टा जो है बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा कि उससे ज़्यादा डेल्टा बढ़ेगा तो कोलैप्स कंडीशन में आ जाएगा। पर देखो यहाँ पे पहले प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगा। मान लो ये पॉइंट C है, तो C पर पहले प्लास्टिक हिंज जो होगा, हिंज फॉर्म नहीं होगा। उससे पहले क्या होगा कि ये जो फिक्स बीम है, ठीक है, जो फिक्स बीम है यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बनेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बन गया तो अब ये कैसा, अब इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन गया, यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बन गया, ठीक है। तो ये अब जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह अपना बिहेवियर चालू करेगा। तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये वाला मान लो W1 है, W2 पे ये दो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुए, मान लो ये W1 है, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ये क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे जो बीच में भी एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुआ, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुआ, और एक यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे पूरा जो होगा कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि ये जो कोलैप्स लोड है वो सिंपली सपोर्टेड बीम में तो तुरंत ही आ गया था, तुरंत तो नहीं आएगा खैर, पर जो फिक्स बीम है उसमें थोड़ा लेट में होगा कोलैप्स इन कंपैरिजन टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं
जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्स बीम जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जो डिटर्मिनेट बीम होते हैं उससे ज़्यादा जो होता है इनडिटर्मिनेट बीम जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक जो स्टेबिलिटी है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो होता है वो बोल सकते हैं कम होता है, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था फिक्स बीम का इंट्रोडक्शन। अब फिक्स बीम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले मोमेंट एरिया मेथड थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक देख लेते हैं। मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन और कर देता हूँ। फिक्स बीम पढ़ा, तो फिक्स बीम का क्या मतलब होता है भाई, फिक्स बीम एक ऐसी बीम है जहाँ पे बोथ एंड पे जो दोनों जो सपोर्ट होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए पे भी फिक्स सपोर्ट है, बी पे भी फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पे देखो अब नंबर ऑफ अननोन, अगर मैं जनरल लोडिंग की बात करूँ, मतलब अगर कैसी भी लोडिंग की बात करूँ यहाँ पे है ना, एक जनरल लोडिंग की बात करूँ तो नंबर ऑफ अननोन 6 हो जाएगा और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल 3 हो जाएगा। तो क्या होता है हम लोग का, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो नंबर ऑफ अननोन जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ अननोन अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर जब होगा तभी जो है हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के उस अननोन को निकाल पाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे कि मान लो एक कैंटिलीवर भी में, तो कैंटिलीवर में 3 अननोन रहता है, 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के। सिंपली सपोर्टेड बीम में 3 इक्वेशन होते हैं, 3 अननोन होते हैं, सॉल्व कर लेते थे, पर यहाँ नहीं कर पाएंगे। अब देखो अगर ये नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन, तो जो एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम लोग को बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सो हियर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन जस्ट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे जितना भी अननोन है, ठीक है। उसको हम लोग को एडिशनल कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम लोग अननोन फाइंड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो क्या होगी, 3 होगी। 3 कैसे होगी, 6 अननोन है, 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अगर अननोन 3 होते तो चल जाता, तो कितने से हम लोग चूक रहे हैं, 3 एडिशनल इक्वेशन बनाना पड़ेगा जनरल लोडिंग के केस में। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 4, यहाँ पे जब अगर वर्टिकल लोडिंग की बात करूँ नंबर ऑफ इक्वेशन 3 और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 2। उसके बाद ये देख सकते हो आपको, जैसे मैंने बताया जो डिफ्लेक्शन होगा फिक्स बीम में वो कम होगा, और जो कोलैप्स प्लास्टिक हिंज वगैरह का आप लोग को बताया कि एक टाइम के बाद यहाँ पे इनफाइनाइट रोटेशन की स्थिति आ जाती है, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कोलैप्स लोड के बारे में बताया है। अच्छा, और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे इंट्रोडक्शन टाइप से, उसके बाद हम लोग फिर फिक्स बीम पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी था। थैंक यू।